तो इस स्कीम के अंदर जिस तरह से बहुत सारे लोगों के अब यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल भी बने हैं, जो बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पे 15-15, 20-20 साल से रह रहे थे, तो उनको भी अगर 5-5 मरले के प्लॉट्स जो हैं अलाट कर दिए जाते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी है उससे? नहीं, देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये संज्ञान गवर्नमेंट का लेना है। मुझे अभी इसमें ये नहीं पता है कि भाई ये किन किन को दे रहे हैं, डोमिसाइलर को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत है इसमें, दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? किसको? जिनके डोमिसाइल हैं, जो 15-15, 20-20 साल से जे.एंड.के में रहते हैं। देखो सर, मुझे एक बात बताओ, जो डोमिसाइलर है, अब यहाँ पर परमानेंट जो हमारा होता था, जो TRC होती थी, जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होती थी, वो ख़त्म हो गई। अब उसकी जगह क्या आ गया? डोमिसाइल आ गया। डोमिसाइल का मतलब क्या है कि यू आर द डोमिसाइलर ऑफ दिस UT, ठीक है, यही है। तो सवाल ये चीज़ है, अगर हम जम्मू कश्मीर का व्यक्ति देश के किसी हिस्से में जाकर अगर उसका कानून वहाँ डोमिसाइल बनाने के लिए उसको इजाज़त देता है, तो अगर यहाँ पर भी डोमिसाइल के तहत अगर कानून उसको इजाज़त देता है कि उसको मिलनी चाहिए, तो मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या परेशानी है, मुझे बताइए ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता इंजीनियर राजकुमार बड़ियाल साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू डेक साहब। बड़ियाल साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, एज अ इंजीनियर आप जॉब छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ गए, क्या कारण रहे आपको? मतलब कि नौकरी 20 साल की नौकरी करके आप जो है छोड़ के फिर पॉलिटिक्स में आ गए, ऐसा क्या लगा आपको? चलो डेंग साहब, एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात हो गई अब, लेकिन चूंकि आपके साथ एक नई मुलाकात है तो हमारे ज़रिए लोगों को पता चलेगा। एक्चुअली क्या है कि बेसिकली जो है, मैं बचपन से ही राजनीति की तरफ आकर्षित था, स्कूल विद्यार्थी जीवन से ही। तो आप देख सकते हैं कि हम जब 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एजिटेशन चली, तो डिस्ट्रिक्ट एजिटेशन में अरमान साहब हुआ करते थे, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, ठाकुर सेवाराम जी होते थे, तो उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे हम लोग भी चलते थे। और ये राजनीति और लीडरी का शौक़ हमें बचपन से ही था। तो चूँकि मध्य वर्ग परिवार से आ रहे थे, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके थे, तो हम लोगों के पास इतना व्यवसाय नहीं होता था, तो नौकरी हम जैसे लोगों को करनी एक मजबूरी बन जाती थी। तो मैं क्या कहते हैं 98 तक तो मैं सक्रिय क्या कहते हैं विद्यार्थी जीवन में और राजनीति में रहा। 83 में अरमान साहब का इलेक्शन था, तब मैं क्या कहते हैं उधर पाउडर इश्तिहारी में चला गया था एज एजेंट। उसके बाद 98 में मैं ट्रेड यूनिस्ट भी बीच में रहा, सनातन धर्म सभा का प्रधान भी रहा। तो 98 में मैंने सर्विस ज्वाइन की, और सर्विस ज्वाइन करने के बाद एक मंशा मेरी थी कि नहीं डेंग साहब, अब जो हो गया, जितना कर दिया, अब हम नौकरी करेंगे आराम से। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं छोड़ता लेकिन कम्बल मुझे नहीं छोड़ता है। तो जो ही मैंने क्या कहते हैं ये नौकरी ज्वाइन की, तो मुझे इंटक का दायित्व दिया गया कि जिला अध्यक्ष इंटक का बना दिया गया। तो मेरी एक आदत है कि जो कार्य आप पकड़ो तो फिर उसको ठीक ढंग से करो, नहीं तो नहीं करो। तो उन्हीं दिनों क्या हो गया कि जेपी में एक एजिटेशन चली और 1400 वर्कर को रिट्रेंच कर दिया। चूँकि मैं मुलाजिम भी था, एक जूनियर इंजीनियर था, लेकिन उसके बावजूद जो है, उस वक्त DC साहब हमारे शैलेंद्र कुमार जी होते थे। तो लेकिन निडरता से हमने उस एजिटेशन को लीड किया। हम विक्टिमाइज़ भी हुए, हमारी ट्रांसफ़र्स भी हुई। तो लेकिन अशकुरबानी साहब SSP डोडा थे, लेकिन हमने उन वर्कर्स के हित में जो है काम किया, सपोर्ट की, और फाइनली एक एग्रीमेंट ड्रॉ किया जिसमें उनको पहले उनको 2 सैलरीज़ दे रहे थे, जिसका किसी का 50,000 किसी का लाख बनता था। फिर जो वो अमाउंट बनता था उसका 5 गुना हमने उनको दिलाया। तो उसके बाद फिर ये चलता रहा, कभी ट्रेड यूनियनिज्म में, कभी कुछ, तो ये रुका नहीं, सिलसिला रुका नहीं। तो अल्टीमेटली 2018 दिसंबर में हमने ये फ़ैसला लिया
कि यार अगर ये चीज़ अब रुकती नहीं है तो अब दो चीज़ों पे चलना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तो मैंने ये फ़ैसला लिया कि उस वक़्त मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने ये फ़ैसला लिया कि हमने जो है अब पूरी तरह या तो राजनीति करनी, नहीं करनी तो पूरी तरह से। तो मैंने वीआरएस ले लिया और मैं राजनीति में आ गया, तो कांग्रेस में आ गया। फिर के कांग्रेस के कई कारण रहे, 3 साल में लगातार मेहनत करता रहा। लोग तो पहले से ही मुझे जानते थे। मड़वा जैसे इलाके में मैं 18 दिन बर्फ़ में, कदरना से लेकर धैरना तक, जो लोग जानते हैं वो सुन रहे होंगे, वहाँ तक मैं 2-2 फुट बर्फ़ में पैदल चला। वाड़वन में मैं 7 दिन रहा। तो लोगों का एक अच्छा मतलब मुझे सपोर्ट मिला और 300 से ज़्यादा नए कार्यकर्ता मैंने ज़िला के अंदर, विशेषकर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हमने खड़ी की। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो पॉलिसी रहती थी, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि आपकी पूरी सपोर्ट की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर भी वही चीज़ें चलने लगी कि क्या कहते हैं, एक तो गुटबाजी थी, दूसरा ठाटरी तक ही कांग्रेस को चलाना, आगे नहीं चलाना, आगे यही कांग्रेस को कमज़ोर रख के किसी दूसरी पार्टी को फ़ायदा दिलाना, या लीडरों के आपस की ग्रुपबंदी की वजह से हम जैसे लोगों पर वो गाज गिरनी। तो इस तरह के इससे क्या कहते हैं होने की वजह से हमने देखा कि नहीं, अब कांग्रेस में जो है हमारा ना भविष्य, ना यहाँ राजनीति हम कर सकते हैं, ना लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने 10 अक्टूबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हेडक्वार्टर में जाके कम से कम 300 लोगों के साथ मैंने ज्वाइन की। तो बस राजकुमार जी, जहाँ तक हम आपको जानते हैं या हमने आपके बारे में सुना है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपसे ज़्यादा शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो भारतीय जनता पार्टी को कोसता था। आपके जहन में ये कैसे आ गया कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करनी है? उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन थे। नहीं, देखो एक चीज़ मैं साफ बताऊं कि किश्तवाड़ के अंदर जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, जहाँ आप जिस जगह पर हैं तो आप बी लाइल। और हमने भारतीय जनता पार्टी की वो गलतियां जो वो करते थे, या वो कमज़ोरियां जो उनकी होती थी, या वो काम जो नहीं होते थे, हम एज ए कांग्रेसी जो हैं बिल्कुल उनका विरोध करते थे। लेकिन उस समय हमने ये देखा और इस चीज़ का ध्यान रखा कि व्यक्तिगत विरोध ना हो, राष्ट्र विरोध ना हो, राष्ट्र की जो पॉलिसियाँ उसका विरोध ना हो, ये हमने हमेशा ध्यान में रख कर किया। अब आपने बोला कि और पार्टी और ऑप्शन हमारे पास नहीं थे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है या पीडीपी का ताल्लुक़ है, वो लोग जो हैं इलाकाई पार्टियाँ हैं, उन लोगों का एक सीमित विजन है। वो लोग भी कहीं न कहीं, मैं आपको कहूँगा, आप भले ही वो बाहर से जो मर्जी चेहरा लेके आएँ, लेकिन अंदर खाने से उन लोगों की भी वही राजनीति है, सांप्रदायिक की राजनीति, कम्युनल कार्ड खेलना। फ़र्क इतना, कोई बाहर से खेले, कोई अंदर से खेले, लेकिन उन्हीं का वो था। और सबसे बड़ी बात थी, जो इश्यूज़ लेके चल रहे थे वो, जैसे मैं आपको बता दूं, 53 की पोजीशन लेके चलना, जिसको राज बड़याल जैसे लीडर को कतई मंजूर नहीं था कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर 53 जैसी पोजीशन को सपोर्ट करें और ऐसे जैसे मसलों में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करें। तो इस तरह की कई वजूहत थे जहाँ पर हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मेल नहीं खाता था। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मेल नहीं खाता था, वहाँ पीडीपी जैसी पार्टी थी, वो तो उसने तो बुनियादी वहीं पे डाली, जहाँ उनको आतंकवादियों के साथ जाकर सपोर्ट करना, आतंकवादियों के जनाजे में जाना, या उनको करेंसी की बात करना, या उनका वो दूसरा कौन सा था, वो बड़ा एक चलाया था उन्होंने, जो 53 की इसमें 53 पोजीशन के मुकाबले में कौन सा चलाया था उन्होंने, वो जॉब वगैरह नहीं, जॉब नहीं, वो जो नारा चलाया था उन्होंने कि पीडीपी ने चलाया था। तो वो चीज़ें जो है वो हमें सूट नहीं करती थी। देखो, बेसिकली वी आर ए नेशनलिस्ट पीपल, और हम लोग कतई ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी धारणा जिस पार्टी की हो, जो मजहबी बुनियाद पर हो, जो देश से अलग करने वाली सोच दिख रही हो, कर रहे हैं, वैसी पार्टियों के साथ जाना हमारा ठीक नहीं था, और इसीलिए हमने उन पार्टियों के साथ कभी इत्तेफाक नहीं किया।
राजकुमार जी, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चिनाब वैली के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? कितना रोज़गार वहाँ के लोगों को मिला? कितनी डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है? देखो, मैं आपको डेंग साहब एक चीज़ बताऊंगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है चिनाब वैली में या चंद्रबाग संभाग कहिए, उसमें डेवलपमेंट का मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए एक वक्त था नहीं जी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया, ये लाया, वो लाया, तो और इसमें कोई शक भी नहीं था, लाया था, उनकी देन थी। लेकिन पहला जो किश्तवाड़ के अंदर इस वक्त है, 3 प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त चल रहे हैं और जो कहीं न कहीं रोज़गार जो है डिलीवर कर रहे हैं वहाँ के लोगों को। उसके बाद आपका करथई का प्रोजेक्ट है, वो पाइपलाइन में है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये डलहस्ती स्टेज सेकंड, वो आपकी पाइपलाइन में। ये हाइडल प्रोजेक्ट आपका बुडसर का प्रोजेक्ट, वो आपकी पाइपलाइन में है। ये है हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात मैं करता हूँ। अब आते हैं हम सड़कों पे। आप देखें डेंग साहब कि आप खुद इस चीज़ को मानेंगे, जब हम किश्तवाड़ से बटोत की तरफ आते थे, किस कदर जो है रोड हमारी क्या हालत होती थी। मतलब हम लोगों को किश्तवाड़ पहुंचते पहुंचते हमारी बस हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे किश्तवाड़ से लेकर चिनैनी तक, चिनैनी नहीं या इधर खिलैनी तक जो है काम ज़ोरों पे लगा हुआ है और ठाठरी तक किसी हद तक काम रोड का मुकम्मल भी हो चुका है। और ये रोड जो है 2 लेन रोड है, ये यहीं तक नहीं है बल्कि ये कश्मीर तक जा रहा है। ठीक, एक तो ये, और दूसरी बात ये है जो सुध महादेव से हमारा ये रोड निकलेगा और जो शॉर्टेस्ट आपकी जर्नी को करता है, ये आपका है। दूसरी बात, हमारी किश्तवाड़ के अंदर जो हमारा वहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ जो एडिशनल ब्लॉक बनाया गया, वो ब्लॉक क्या कहते हैं लगभग जो है क्या कहते हैं तैयार हो चुका है। उसके अलावा पाडर के अंदर जो इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको मिल गया, उनको कॉलेज मिल गया, उनको ITI मिल गया। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा दक्षिण के लोगों को जो बेचारे उसके वाइल्ड लाइफ के पिंजरे में जिनको बांध के रखा था, उन लोगों को दक्षिण अब सोंदर तक रोड पहुंच गई है। वहाँ एक पुल बनेगा तो आगे सिरसी तक जाएगी। तो कहने का मत, और उसके बाद बिजली का जहाँ तक मैं आपको कहूँगा, बिजली पोल जहाँ जिन गांवों तक नहीं पहुंची थी, मैं आपको कह सकता हूं कि 95% तक वो पोल वहां तक पहुंच गए हैं। ट्रांसफार्मर जो पहले सड़ जाते थे, वो महीना तक, 2-2 महीने तक वो ट्रांसफार्मर जो है लोगों को, वो वर्कशॉप में रहते थे, क्योंकि डोडा होता था डिस्ट्रिक्ट, तो होते नहीं थे। तो जनाब आली आज की डेट में अगर आज ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता तो कल मिल जाता है। आपके वुडन रॉटन जो पोल हैं वो काफ़ी हद तक उनको रिप्लेस किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप चिनाब वैली में या क्या कहते हैं आप इसमें ये डोडा एस्टवेल डोडा की जो बात करेंगे, बहुत सारे काम जो हैं क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए और अभी भी कर रही है। और अभी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट सरकार तो जम्मू कश्मीर में है नहीं, LG महोदय की सरकार है। यहाँ बहुत सारे फैसले हैं जो राष्ट्रीय स्तर के फैसले तो इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन कई फैसले जो होते हैं ना वो स्टेट लेवल पे लिए जाते हैं। तो आज की डेट में, आज और खुशखबरी मैं दूंगा आपको कि सिनेमा हॉल भी वहाँ शुरू कर दिया, वो किश्तवाड़ के अंदर। तो वो भी एक एंटरटेनमेंट का साधन जो है। और हाल ही में वहाँ पर एक सिंथन फेस्टिवल कराया गया, ताकि हम अपने जो टूरिस्ट मैप में जो चीज़ें आनी चाहिए टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और उसके लिए बच्चों को खेलने के लिए जो टर्फ पिचेस जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि किश्तवाड़ के अंदर, डोडा के अंदर ये चीज़ें, डोडा में मेडिकल कॉलेज, अभी आप कहेंगे कि नहीं जी ये तो आज़ाद साहब ने तो खाली ऐलान किया था जाते जाते, लेकिन पूरा डोडा जो कॉलेज बना वो उसके बाद बना, तो डोडा में मेडिकल कॉलेज बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम करने भी। जल जीवन मिशन जो है इस वक्त पानी के लिए हम लोग तरस रहे थे,
बात करते थे तो बोलते थे पैसा नहीं। आज इतना पैसा है करोड़ों में जल जीवन का कि जगह जगह जो है आजकल काम लगा हुआ है। बहुत सारे कामों के टेंडर हो चुके हैं, बहुत सारी जगह एग्जीक्यूशन शुरू हो गई, बहुत सारी जगह होने वाली है। राजकुमार जी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लगभग 4-5 प्रोजेक्ट आपने गिनवाए वहाँ पे, जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से तो 70% लोग बाहर के लगाए जा रहे हैं, और जो लोकल लगाए भी जा रहे हैं उनसे पहले उतना गवर्नमेंट नौकरी के लिए पैसा नहीं देना पड़ता जितना उनको प्राइवेट नौकरी के लिए देना पड़ता है। ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपको यहाँ डेंग साहब आपको करेक्ट कराऊंगा। देखो, मुझे बारिश के बिना कोई भी नौकरी नहीं लगता सर, झूठ बोलने की आदत मुझे नहीं है, और ना मैं किसी प्रोजेक्ट कंपनी का प्रवक्ता बनना चाहता हूँ। हाँ, हमारा फ़र्ज़ बनता है, मैं बिलीव भी करता हूँ इस चीज़ में कि सच्चाई को सामने रख कर ही बात करें, क्योंकि झूठ बोल के जाऊँगा कल आप ही कहेंगे मुझे बड़ियाल साहब आपने तो बड़े डींगे मारे थे, लेकिन सच तो ये है। तो आपने मुझे बोला कि 3-4, देखो वास्तव में इस वक्त 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक सर। एक कीरू चल रहा है, एक क्या कहते हैं वो पक्कल डूल चल रहा है। पक्कल डूल को 3 कंपनियां कर रही हैं। एक डंगडूरू में जेपी कर रही है जो डैम बना रही है, एक अफगान कर रही है जो पावर हाउस बना रही है, एक क्या कहते हैं एलएनटी है जो हेडरेस्ट टनल बना रही है। हो गया इनका काम। रिसेंटली क्वाड शुरू हो गया है, ठीक सर। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, और आप चाहे डीसी किश्तवाड़ से बात करें, किसी के कर 80 से 85% लोग लोकल हैं। लेकिन कोई 70% नहीं, कोई 70% लोग जो नहीं है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, तो ये डीडीसी चेयरमैन वहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी, पूरा डीसी डिस्ट्रिक्ट की वो वहाँ पे चेयरमैन बनाई गई। देखो मैं आपको बताऊंगा सर, सुनिए, डीडीसी चेयरपर्सन है, हम उनका ऑनर करते हैं। मुझे बताइए, सिस्टम जो है, देखो मुझे समझना चाहिए पहले कि मेरी पावर्स क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं उन पावर्स को एनक्रोच ना करूं। देखो, एक सच्चाई जो है, और आप भी इसमें इत्फाक कर सकते हैं। देखिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वो एचओडी अपने डिपार्टमेंट का होता है, और उसमें बाज़ाब्ता डिपार्टमेंटल उसमें लिखा होता है कि अप्रूवल ड्यूली अप्रूव्ड बाय एचओडी। एचओडी कौन होता है? पॉपुलर गवर्नमेंट जब होती है तो कैबिनेट में। यहाँ जो मसला है, जो समझने की बात है, ये जो इनको जो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल जो दिया गया है, ये हैं वो डीडीसी चेयरपर्सन, स्टेटस उनको जो भी दिया गया, क्या कहते हैं उसको, सिंबॉलिक कहिए या जो भी कहिए, ये उनको वो दिया गया है। कार्यक्षेत्र वो डिप्टी कमिश्नर का नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का नहीं कर सकते हैं। जो कानून के तहत एक डीडीसी को कार्य दिया गया है, वही कार्य क्षेत्र में वो काम रहेगा। अब वो कहेंगे कि मेरे कहने से प्रोजेक्ट में लोग लगने चाहिए, तो नहीं लगेंगे। प्रोजेक्ट वालों का अपना एक तौर तरीका है, ठीक है। वो कहेंगे कि नहीं जी डीसी मेरे कहने से ट्रांसफ़र करेंगे, तो नहीं होंगे। उनका अपना काम है, उनको प्लान पास करना है, उनको देखना है कि उनकी फंड्स यूटिलाइज कैसे होगी, डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं उनको वो देखें, वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये इनका प्रेरोगेटिव आता है। अगर आप एनक्रोच करेंगे अपने प्रेरोगेटिव को, तो डेफिनेटली दिक्कत आएंगी। बाकी रहा विपक्ष है, विपक्ष का काम है क्या कहते हैं आरोप लगाना। वो थोड़ा चाहेंगे कि भाई अगर सब कुछ सिस्टम से चल रहा है तब भी थोड़ा कहेंगे कि वो सिस्टम से चल रहा है, क्योंकि अगर अफवाहें तो ये भी हैं कि सुनील शर्मा जी की सिफारिश के बिना वहाँ पे कोई लगता ही नहीं है। ये देखो, उनका वहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट्स में क्या काम है, या उनकी सिफारिश का क्या काम है? देखो मुझे बताइए, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि एक भी कहीं बताएं वो चिट्ठी, हाँ जी ये सुनील शर्मा की चिट्ठी गई, क्योंकि ना बात करो किसी तथ्य पे करो, किसी लॉजिक पे करो। मैं लगाने को तो इस वक्त सैकड़ों इल्ज़ाम किसी पे लगा देता हूँ, लेकिन देन आई मस्ट हैव सम एविडेंसेस विद मी कि अगर सुनील शर्मा का वहाँ चलता है तो सुनील शर्मा की कोई चिट्ठी दिखाओ कि इसके कहने पे वहाँ लगे। वैसे तो कहते हैं कि डंगडुरू में भी डीडीसी चेयरपर्सन के बिना लोग नहीं लगते हैं,
उसी के कहने पे लोग वहाँ लगे हैं। अगर फ़ोन पे काम हो जाता है तो चिट्ठी देने की क्या ज़रूरत है? मैं कहता हूँ फ़ोन रिकॉर्डिंग कहीं पे होनी चाहिए, कुछ न कुछ तो लाओ ना। जिसकी नौकरी लग रही है वो फ़ोन रिकॉर्डिंग क्यों करेगा? मैं कहता हूँ जो जो इस तलाश में वो करे ना, वो करे। मतलब मैंने आपको कहा ना कि जेपी में डंगडोरू में जो प्रोजेक्ट है, मुझे तो ये कहा जाता है कि भाई डंगडोरू के अंदर जो भी व्यक्ति लगता है, क्योंकि दक्षिण के लोग सारे आरोप लगाते हैं कि क्या कहते हैं वो तो पूजा ठाकुर जी के जरिए लगते हैं। तो विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप। अब वो आरोप नहीं लगाएंगे तो जिएंगे कैसे, एग्जिस्ट कैसे करेंगे? वास्तव में देखिए सर, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने खुद एज इंजीनियर प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है। मैं हिमाचल में काम कर चुका हूँ, उसी प्रोजेक्ट में डलहौजी में काम कर चुका हूँ। देखो, पहली फुर्सत में कंपनी को वो लोग चाहिए जो लोग उपयोगी लोग हैं, जो उनके काम आने वाले लोग हैं। चाहे इंजीनियर तो हो। देखो, जब मैं इंजीनियरिंग करके आ गया था सर, तो हम 3 लोग थे टोटल 89-90 में। आज 2500 लोग जो है इंजीनियरिंग करके किश्तवाड़ से हैं। अब कितने लोगों को लगाया जाएगा, आप मुझे बताइए। अच्छा, उस वक्त जो है हमारे लोग जो थे, क्या कहते हैं, मशीनरी भी इतनी नहीं थी और हमारे लोग ट्रेंड भी नहीं थे उस वक्त बाहर से लोग। आज हमारे लोग ऑपरेटर भी हैं, डोजर ऑपरेटर भी हैं, पोकलेन ऑपरेटर भी हैं, ग्रेडर ऑपरेटर भी हैं, क्या कहते हैं, डायनापेक ऑपरेटर भी। हर मशीनरी हमारे लोग चलाते हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से ट्रांसफ़र हो गई टेक्नोलॉजी, तो वही लोग लग रहे हैं। अब इक्का दुक्का लोग जो हैं, हेल्पर कितने चाहिए उनको? आज सारा काम तो मशीन ने रिप्लेस किया हुआ है। तो ये आरोप लगाना सुनील जी की चलती है। सुनील जी आज फार्मर जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है क्या, मुझे बताओ ना आप। अब वहम कोई पाल के रखेगा तो इसका इलाज क्या है? फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। फार्मर मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर नहीं है ना। आप तो फार्मर मिनिस्टर तो सारे ही हैं। सजा साहब किचलू भी तो फार्मर मिनिस्टर है, नहीं है क्या? लेकिन सेंटर में सरकार किचलू साहब की नहीं ना है। नहीं, आज नहीं है, पहले तो थी, सेंटर में नहीं थी उनकी, उनके अलायंस से तो थी, तो तब उन पे आरोप लगते जी। हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के द्वारा जो एक फ़ैसला लिया गया है कि अब गरीब लोगों को जो है 5-5 मरले प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, तो क्या लगता है आपको, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा है जो बिना ज़मीन के है? नहीं, देखिए एक चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग हैं। देखो क्या हुआ है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसे लोग हैं जो बिना ज़मीन के? मैं बताऊंगा ना क्या हुआ है, क्या हुआ, किन लोगों को ज़मीन दी। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो 5 मरले 4 मरले में खालसा ज़मीन में है, नोमन लैंड में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब उन बेचारों को क्या करना है, या तो उनके घर हटा देने हैं, या तो उनको रेगुलाइज करना है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको बिठाया उन लोगों ने तो रेगुलाइज किया नहीं इनको, तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई पॉलिसी तो लानी है। आप बताओ मुझे, मैं आपको, आप मेरे साथ चले, मैं दिखाऊंगा। आज भी लोग खालसे में बैठे हैं, नोमैन लैंड में बैठे हैं, स्टेट लैंड में बैठे हैं, घर बनाए, 2-2 कमरे 3-3 कमरे बनाए, या तो उनके उठाने हैं। नहीं, मतलब आज़ाद साहब अगर कोई स्कीम लाते हैं तो वो स्कैम हो जाता है, तो आप जो स्कीम लाओगे वो गरीबों के भले के लिए हो जाएगा? नहीं, देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये देखना होगा। आज़ाद साहब ने खुद एडमिट किया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन लाया, हमने स्कीम लाई, रोशनी एक्ट लाई थी गरीबों के लिए, लेकिन इसको मिसयूज़ किया गया। मिसयूज़ इन द सेंस किया गया कि बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े मगरमच्छों ने, ये थोड़ा थी, ये बेसिकली किन के लिए थी, ये स्कीम उन गरीबों के लिए थी कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों ने ज़मीन अपनी खेती के लिए लगा के रखे, चलो ये बेचारे, इनको ये ज़मीन मिल जाएगी, तो रोशनी स्कीम थी, खेती का उपजाई करेंगे। मतलब वो आप भी ये मानते हैं गलत नहीं थी? स्कीम गलत नहीं थी, इसको दुरुपयोग गलत हुआ। फिर आप स्कैम क्यों कहते हैं इसको? भाजपा वाले स्कीम हो गया ना, स्कीम हो गया ना बाद में। जिस स्कीम कब हो जाता है, जब स्कीम तब हो जाता है जब वो चीज़ मिसयूज हो जाती है, उसमें भ्रष्टाचार आ जाता, जब वहाँ पर ताइमुन जैसे लोग जो हैं इस किस्म की ज़मीनें हड़पते हैं, या बाकी लोग हड़पते हैं। इसका भी स्कैम हो सकता है? नहीं, अगर होगा तो लोग सामने आएगा, लेकिन उसमें लिमिटेशन नहीं लगाई थी, उसमें लिमिटेशन नहीं लगाई थी कि 5 मरले 6 मरले 4 मरले वो मरले, ये लिमिटेशन नहीं लगाई थी। तो शायद इसमें 5 मरले, तो 5 मरले बाड़ी होगी तो वो कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए एक चीज़ है, फिलहाल गांव में तो लोग खेती भी करते हैं, जानवर भी रखते हैं, सारा कुछ होता है। देखो सर, मैं बताऊंगा आपको, एक चीज़ तो तय है ना कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये 60% जो है जंगल पे है, पहाड़ पे है, 60-70%। यहाँ ज़मीन 30% है, ठीक है। सवाल ये चीज़ है कि देखो, आज जो ट्राइबल एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट जो पार्टी ने लाया, इसने गवर्नमेंट ने लाया, क्या लाया कि आप गुजरों के लिए ये कहा कि आप जनाब वाली क्या करिए, आप ग्रेजिंग करिए,
आप अपने लिए कोई स्ट्रक्चर बनाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन यू कैन नॉट सेल दिस लैंड। आप अपने पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते। क्या हुआ, पहले लोग ज़मीनों पे बैठे, उसके बाद उन ज़मीनों को बेच दिया गया। तो अगर इस तरीके से ये बेचा बेची का काम चलता रहा तो सारा फॉरेस्ट बिक जाएगा, पूरी एनवायरनमेंट आपका चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत क्या कर रहे हैं? शुरुआत ये करनी पड़ेगी कि जंगल के अंदर जो लोग हैं, एक तो वो बेचना बंद हो जाए, दूसरी जो स्टेट लैंड बड़े बड़े लोगों ने हड़प ली थी उनसे निकाल कर जिन गरीबों के पास लैंड नहीं है उनको दी जाए। क्योंकि जिस वक्त भी ये क्या कहते हैं पीला पंजा चला था, लोगों ने कहा हाय तौबा मचाई, गरीबों की ज़मीन लीजिए, ये किया वो किया, ये किया, गरीबों पे चल रहा है। तो ठीक है, एलजी महोदय ने कहा कि गरीबों की कोई ज़मीन नहीं बल्कि गरीबों की ज़मीन दी जाएगी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ज़मीन जो है मेरे ख्याल में क्या कहते हैं जो छोटे लोग थे 5-5, 6-7, 10 मरले जिनके थे उनको छेड़ा ही नहीं। तो इस स्कीम के अंदर जिस तरह से बहुत सारे लोगों के अब यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल भी बने हैं, जो बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पे 15-15, 20-20 साल से रह रहे थे, तो उनको भी अगर 5-5 मरले के प्लॉट्स जो हैं अलाट कर दिए जाते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये संज्ञान गवर्नमेंट का लेना है। मुझे अभी इसमें ये नहीं पता है कि भाई ये किन किन को दे रहे हैं, डोमिसाइलर को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत है इसमें? दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? किसको? जिनके डोमिसाइल हैं, जो 15-15, 20-20 साल से जेएनके में रहते हैं। देखो सर, मुझे एक बात बताओ, जो डोमिसाइलर है अब यहाँ पर परमानेंट जो हमारा होता था जो टीआरसी होती थी, जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होती थी, वो ख़त्म हो गई। अब उसकी जगह क्या आ गया? डोमिसाइल आ गया। डोमिसाइल का मतलब क्या है कि यू आर द डोमिसाइलर ऑफ दिस यूटी, ठीक है, यही है। तो सवाल ये चीज़ है, अगर हम जम्मू कश्मीर का व्यक्ति, अगर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति देश के किसी हिस्से में जाकर अगर उसका कानून वहाँ डोमिसाइल बनाने के लिए उसको इजाज़त देता है, तो अगर यहाँ पर भी डोमिसाइल के तहत अगर कानून उसको इजाज़त देता है कि उसको मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या परेशानी है, मुझे बताइए ना। लेकिन अपोजिशन वाले तो कह रहे हैं कि ये स्कीम है ही उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जेएंडके का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ज़मीन नहीं होगी या जिसके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं होगी। नहीं, फिर उन्होंने दरअसल एक चीज़ मैं बताऊंगा, फिर उन्होंने दरअसल इसका अध्ययन ठीक तरह से नहीं किया है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसलिए उनको नज़र नहीं आया है क्योंकि लोग जो थे वो लोग बेचारे या तो स्टेट लैंड में बैठे हैं या वो लोग जंगल की ज़मीन में बैठे हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं ना हुई। अध्ययन क्या आप एलजी साहब से मिले या उन्होंने आपको बताया कि किन लोगों को दी जानी है? नहीं, मैं आपको बताया अध्ययन किसने नहीं किया, जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन आपने किया। देखो मैं बात बताऊंगा, बातचीत हुई एलजी साहब की? देखो हमारे साथ एलजी साहब की बातचीत हो ना हो, हमारा नेतृत्व जो है बात करता है। और उनकी बात लैंड वाले तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, इशू ही नहीं है कोई भी ऐसा। आप नहीं समझे मेरी बात, सुनिए मेरी बात। स्टेट लैंड फॉरेस्ट लैंड की ही बात हो रही है। लैंड कौन सी छुड़ाई जा रही है ये मुझे बताइए ना पहले। किसी की मिल्कियत तो नहीं छुड़ाई जा रही ना, मिल्कियत तो किसी के नहीं ली जा रही है। अगर किसी से लैंड ली जा रही है तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसके कब्जे में थी वही ली जा रही है। साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 5-5 मरले ज़मीन जो है गरीब लोगों को दी जाएगी जो लैंडलेस हैं। हाँ, लैंडलेस हैं। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा है जो स्टेट लैंड्स पे बैठे हैं, फॉरेस्ट लैंड पे बैठे हैं, उनको मालिकाना हक दिए जाएंगे। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा है। लैंडलेस का मतलब ही यही है, इफ यू आर रिजाइडिंग illegally somewhere, it doesn't mean that lands pertain to yours, that land is yours। नहीं, वो तब आपकी लैंड हो जाएगी जब आपकी उस लैंड को रेगुलाइज किया जाएगा और आप काउंट किए जाएंगे। यू आर लैंडलेस, यू डोंट हैव ए लैंड, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस लैंड में बैठे हैं। आपको पता है पूरे जेएंडके में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो स्टेट लैंड्स या फॉरेस्ट लैंड्स पे बैठे हुए हैं पिछले 70 सालों से। नहीं, ऐसा नहीं। अब कितने लोगों को 70% नहीं है। देखिए मैं बात बताऊंगा, वो जो सड़कों पे रो रहे थे, बिलख रहे थे, वो कौन थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस मुहिम के खिलाफ? मैं बताऊं कौन लोग थे ये। देखिए सर, क्या क्या यहाँ क्या किया पिछली सरकार ने एक लैंड माफिया तैयार किया। ये उनकी ही वसासत से ये लैंड माफिया तैयार हुआ,
जिन्होंने ज़मीनें बिचवाई। हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से लोगों के पास ज़मीनें हैं, सैकड़ों सालों से लोगों के पास ज़मीनें हैं, वो राई बाई कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मुझे बताइए, धारें हैं उनके पास हैं, आप उनसे छीन रहे हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि आप इलीगल हो, मतलब उनके दादे परदादे लकड़दादों के टाइम से वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, आप चाहे 10 पीढ़ियों से कहीं बैठे हों, मतलब मैं हूँ, सुनना मेरी बात, मैं हूँ, अगर मैंने कोई जुर्म किया है, 7 पीढ़ियाँ गुजर जाए, मैं जुर्मदार हूँ। अब मेरी बात सुनिए, या तो कोर्ट के माध्यम से मुझे जब तक न क्या कहते हैं बरी साबित किया जाता, तब तक मैं, कोई भी व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो किसी लैंड में बैठा है और सरकार ने, उस वक़्त की सरकार ने उसकी ज़मीन को रेगुलाइज नहीं किया है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप रेगुलाइज कर रहे हैं? नहीं, हमने कहा बीजेपी की ये पॉलिसी है, तभी तो हमने कहा कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ ने इस आड़ में 30 कनाल, 40 कनाल, 60 कनाल ज़मीन दबाई है, यहाँ दबाई है, कश्मीर में दबाई है, उनको तो नहीं बख्शना है। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं से आपने ज़मीन छीनी है? मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, किस नेता के पास है ज़मीन? बताइए। मैं बताऊं? बताओ। आप खबरें नहीं देखते हो? नहीं, आप बताओ ना। हमने कितनी बार सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। एक नेता की बात आई, उसने, उसकी ज़मीन ले ली गई। किश्तवाड़ में हमारे एक नेता मिनिस्टर कद के थे, उसकी ज़मीन आ गई, उसको ले ली। अब उसकी आड़ में कहेंगे आपकी नहीं जी हमने बैलेंस करना है, वो चीज़ नहीं। उसके अलावा मुझे बताइए किस बीजेपी के नेता के पास ज़मीन आई और गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं किया? वो तो लोग कमेंट्स में बता देंगे, आपका पढ़ लेना। हाँ, नहीं पढ़ेंगे हम, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। लोग, आप बताइए मुझे किस बीजेपी के लीडर के पास ज़मीन है? देखो एक चीज़ है, मैं बताऊँ आपको, आपके बीजेपी के नेता तो अभी ना, आपने खुद ही कहा, ना वो मंत्री हैं, ना वो एमएलए हैं, किसी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी बंगलों पे जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। नहीं, एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर वो वहाँ लोग बैठे हैं तो किराया दे रहे हैं, मुफ्त नहीं बैठे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, उनके पास कोई कुर्सी है, चेयर है, कोई पावर है? मुझे एक चीज़ बताइए, किसके लिए वो क्वार्टर्स होते हैं, सरकारी बंगलों किसके लिए होते हैं? मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा। सुनिए मेरी बात। सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट जो है 2-3 प्रकार के लोगों का बड़ा ख्याल रखती है, जिनको, एक तो चलो मिनिस्टर जो होते तो होते ही हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर हमारी सेंसिटिव स्टेट है, ठीक है, और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आप तो कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई है, 70 सालों से जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है। वो तो हुई, वो तो आपको दिख रहा है, आपको पत्थरबाजी दिख। जम्मू में कौन सी सेंसिटिविटी आ गई? सर सुनो मेरी, क्या जम्मू में आतंकवादी ये एक्टिविटीज़ नहीं हुई? कहाँ पे? आतंकवादी रघुनाथ बाजार में, क्या कहते थे आपका, वो बम ब्लास्ट हुआ था। कब? आप याद करिए, खोलिए, कब हुआ था, आप बोलिए। पीछे क्या कहते हैं, यहाँ पर, यहाँ पीछे में है, तब से हुआ कुछ नहीं? तब से नहीं हुआ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि भाजपा ने क्या किया। किस बात का डर है? उनके घर भी यहीं पे हैं। नहीं सर, सुनिए मेरी बात, इट डजंट, शहर के अंदर घर है उनके। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शैतान जो है उसको दबाया गया है, इट डजंट मीन को अब आप मान के चलो कि शैतान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नहीं, हमने जब तक न बीजेपी ने यहाँ पर पूरी तरह से मिलिटेंसी का सफाया करना है, तब तक जो है हर जम्मू कश्मीर के नागरिक को, खाली बीजेपी के नेताओं को नहीं, यहाँ पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी सिक्योरिटी है, उनको भी तो घर है। मैं बहुत सारे लोग बताऊंगा आपको जिनको घर है, नहीं है घर, क्या बिल्कुल है। तो कहने का मतलब, यहाँ 5 सरपंचेस को घर है, यहाँ पर म्यूनसिपलिटी काउंसलर कश्मीर के अंदर घर है, तो सिक्योरिटी भी तो एक रीज़न है ना, कि जहाँ पर इनको क्या कहते हैं, कई लोगों को तो घर नहीं है, कई लोग सीएम रह चुके हैं आपके निर्मल सिंह जी, उनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको भी रहते हैं, उनका वो अपने घर में रहते हैं जहाँ घर बनाया है, उनको डर नहीं है वहाँ पे। आप नहीं समझे मेरी बात। देखो सर, मैं बताऊंगा, उनको डर नहीं है, ठीक है। हो सकता है जो यहाँ पर रह रहा है वो ये सोचता है कि नहीं जी, क्या कहते हैं, हो सकता है मुझे यहाँ थ्रेट है, ये पुलिस, ये क्या कहते हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस है वो डिसाइड करती है। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा ये मैसेज रहेगा कि देखिए, एक चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वचनबद्ध है, कमिटेड है जम्मू कश्मीर का विकास करने के लिए, और विशेषकर 370 तोड़ने के बाद जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस
यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के लोगों के साथ जो कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो वचनबद्ध है। समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपकी जो भी क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा खरा उतरने की हर संभव कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको विपक्ष के बहकावे में, फ्रेम में आने की ज़रूरत नहीं है। आप मोदी जी पे और उनकी सरकार पे भरोसा कीजिए। आप जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया जम्मू कश्मीर देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जो भी फैसले आ रहे हैं वो यहाँ के लोगों के हित में आ रहे हैं, यहाँ के गरीबों के हित में आ रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है उन भ्रष्टाचारियों, उन लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ थी, है, रहेगी, आतंकवाद के खिलाफ थी, है और रहेगी, और हमेशा राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रभगत लोग हैं उनके साथ खड़े रहेगी। ये हमारा मैसेज है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता राजकुमार बड़ियाल साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।